हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के सी आई पर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो एग्रीकल्चर विषय है। एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री है ना। एग्रीकल्चर में जो केमिस्ट्री विषय है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। ये जो आपका 2024 को जो पेपर हुआ था, यानी कि पिछले साल, उस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये जो वीडियो है आपके 2025 में जो 22 मार्च को आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो या सेशन होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से आपके पिछले साल क्वेश्चंस आए थे। देखते हैं, शायद कुछ क्वेश्चंस आपके इस बार रिपीट हो जाएं, और रिपीट नहीं भी होते हैं तो आपको इसका बेनिफिट पक्का मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो एमसीक्यू होते हैं, याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू रिपीट होते हैं, या तो ऑप्शन रिपीट हो जाते हैं या ऑप्शन में से ही क्वेश्चन बन जाता है, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह से आने वाले हैं, तो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए, बिना देरी किए हुए हम फटाफट से इसके आंसर की आपके सामने रखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चंस के आंसर को, और नोट कर लीजिएगा, और क्वेश्चंस को भी अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो वीडियोस देख रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, ये रहा आपका सामने पहला जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को कितने भागों में विभक्त किया गया है ना। क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर जो चट्टानें हैं उनको कितने भागों में विभक्त किया गया है, ये आपका पहला क्वेश्चन है ना। देखिए, 2, 3, 4 या 5, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 2। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, Fe2O3, मतलब ये क्या है, आयरन का एक, और भी कह सकते हैं आयरन का ऑक्साइड है, और यहाँ पर ये रिएक्शन हुई है वाटर के साथ, और पूछा गया है कि रिएक्शन कौन सी है, जल अपघटन है, ऑक्सीकरण है, जल योजन है, या कार्बोनीकरण है। तो रिएक्शन हो जाएगी जल योजन या हाइड्रेशन, क्योंकि जल यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है, क्या है, ऐड हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमस को मृदा में मिलाने में मृदा की धनायन विनिमय क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर बढ़ जाती है ह्यूमस में। अगर हम क्या मिलाएंगे, ह्यूमस को मृदा में मिलाने से मृदा की धनायन जो विनिमय क्षमता है वो बढ़ जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित नाइट्रेट नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है वो क्या कहलाता है। दिस द प्रोसेस बाय विच नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्टेड इनटू नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड। अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, अमीनीकरण या विनाइट्रीकरण। तो आंसर क्या हो जाएगा, विनाइट्रीकरण हो जाएगा। ठीक है भाई, डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांट मोरिलोनाइट समूह की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ मॉन्ट मोरिलोनाइट ग्रुप एज तो कितनी होती है, ये होती है 60-100। कितनी होती है, 60-100। तो फिर देखिए, इलाइट की धनायन विनिमय क्षमता का औसत मान कितना होता है, तो इसका औसत मान होता है 30। कितना होता है, 30 होता है। सिलिकेट क्ले के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं सिलिकेट जो क्ले हैं। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाता है 3, इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर देखिए, धान की फसल को बोने के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच कितना होता है। हमको किसकी फसल बोनी है, धान की फसल अगर बोनी है तो उसके लिए मृदा का पीएच कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मृदा का जो पीएच है वो 4.5 से 5.5 होना चाहिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएच स्केल में पीएच 7 क्या प्रदर्शित करता है, पीएच 7 प्रदर्शित करता है उदासीनता। हम जानते हैं अगर जो पीएच है वो 7 से कम है तो कैसा होगा, अम्लीय, है ना, कोई भी सॉल्यूशन होगा। अगर पीएच इक्वल टू कितना है, 7 है तो उदासीन होगा, है ना।
और अगर पीएच क्या है यहाँ पर 7 से ज़्यादा है ना, तो फिर कैसा होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदासीन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो अधिकांश पौधे जो हैं वो नाइट्रेट को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, फिर देखिए, सल्फर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है के आविष्कारक कौन हैं, किन्होंने इसकी आविष्कार की थी। तो इसके बारे में बताया था पैटरसन ने। किसने बताया था भाई, पैटरसन ने। फिर देखिए, फसलों में इंडोसल्फोन सल्फान 35 EC के प्रयोग के पश्चात प्रतीक्षा अवधि है, वेटिंग पीरियड ऑफ आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एंडोसल्फेन 35 EC इन क्रॉप्स। तो कितनी प्रतीक्षा अवधि होती है भाई इसकी, 10 से 12 दिन। कितनी होती है, 10 से 12 दिन होती है। फिर देखिए, कृषि रसायन के डब्बे पर अंकित चमकीले नीले रंग का मोनोग्राम क्या प्रदर्शित करता है, इंडिकेशन ऑफ ब्राइट ब्लू मोनोग्राम प्रिंटेड ऑन द कैंस ऑफ एग्रोकेमिकल इज अत्यधिक जहरीला, अधिक जहरीला, मध्यम जहरीला या कम जहरीला, हाईली पॉइजनस, मोर पॉइजनस, मीडियम पॉइजनस या लेस पॉइजनस। तो किसको शो करता है यहाँ पर, ये शो करता है मध्यम जहरीला को। कैसे, मध्यम जहरीला को। फिर देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है। एस्कॉर्बिक जो है विटामिन सी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके बारे में बात कर रहे हैं, विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इससे कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी हो जाता है। फिर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजीनस बायो फर्टिलाइजर एजोबैक्टर इज यूज्ड फॉर, यहाँ पर क्या है, जो नाइट्रोजनी जैव उर्वरक एजोबैक्टर है किस फसल के लिए उपयोगी है, चने, मटर, गेहूँ या मूंगफली। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ के लिए उपयोगी। ठीक है, उदर जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है ना। उदर यानी कि पेट में, यानी अमाशय में जो जठर रस है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो पेप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है ना। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एजेटोबैक्टर क्या है, एक असीजीवी या स्वतंत्र या मुक्त जीवी क्या है, स्वतंत्र जीवी क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है ना। तो यहाँ पर बाकी अगर आप देखोगे तो मटर, चना, मूंगफली, इन सब में राइजोबियम जीवाणु मिलेगा जो इन्हीं जड़ों में रहेगा। लेकिन गेहूं के लिए बढ़िया रहेगा कि क्योंकि गेहूं के साथ कोई सहजीवी संबंध नहीं बताता। तो ये इसका राइट आंसर है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। फिर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पर करनी थी। चूना पत्थर खालिस्तान चट्टान है। कैसी चट्टान है ये, अवसादी चट्टान है भाई। कैसी चट्टान है ये, अवसादी चट्टान है। ठीक है, फिर बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः मृदा में खालिस्तान प्रतिशत जीवांश पदार्थ यानी कि कार्बनिक पदार्थ होता है। जनरली ब्लैंक परसेंटेज ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन सॉइल। तो सॉइल में कितना ऑर्गेनिक होता है, ये होता है 0.1 से 5%। कितना होता है भाई, 0.1 से 5% होता है। ठीक है, फिर देखिए, इलाइट का रासायनिक सूत्र खालिस्तान होता है। जो इलाइट होता है उसका खालिस्तान क्या होता है, यहाँ पर आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। देखिए, इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा Kl4SI सिलिकॉन 8O2 और यहाँ पर OH का होल ट्वाइज होता है। क्या होता है, OH का होल ट्वाइज होता है। ठीक है, ये हो जाता है किसका, इलाइट का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है भाई, एक बार वापस से देखिएगा है ना, एक बार कंफर्म कीजिएगा कि जो इलाइट है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है ना। एक मिनट केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मिट्टी होती है ना। जनरली इसमें क्या होता है,
यहाँ पर पोटेशियम फिर H3O होता है ना। यहाँ पर इसमें फिर कोई भी हो सकता है, क्ले है, क्ले यानी कि मिट्टी है ना। तो इसमें मैग्नीशियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये सब 2 की फॉर्म में हो सकते हैं। सिलिकॉन और जो एल्यूमिनियम है ये 4 की फॉर्म में हो सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन जो है वो 2 की फॉर्म में हो जाएगा। और अगर बात करें जो हाइड्रोक्साइड है ना, वो कितना है, वो होल ट्वाइज है। और H2O भी यहाँ मिल जाएगा। तो ये सब मिक्सचर है, तो इसका कोई फिक्स फार्मूला है नहीं, है ना। आप इस तरह से लिख सकते हो, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह ये सब आप यहाँ लिख सकते हो। इसका फार्मूला आप देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अपने लेवल पर। फिर देखिए, चूना पत्थर का उपयोग खालिस्तान मृदाओं को सुधारने के लिए किया जाता है। कौन सी मृदाओं को सुधारने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी देखिए, अम्लीय मृदाओं को, कौन सी, अम्लीय जो मृदा है उसको यहाँ पर सुधारने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। जिंक की कमी से धान में खालिस्तान रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है यहाँ पर? खैरा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है भाई? खैरा रोग हो जाता है। फिर देखिए, पानी में फ्लोराइड की सांद्रता अधिक होने पर खालिस्तान बीमारी हो जाती है। तो कौन सी हो जाती है? फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है अगर पानी में क्या हो जाती है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है ना। तो राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान है, पोखरण के आसपास एक कुबड़ पट्टी के नाम से फेमस है, कुबड़ पट्टी, है ना। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ के पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो वहाँ के लोग हैं उनकी हड्डी जो है मुड़ गई है, जिससे कुबड़ जैसे दिखाई देते हैं ना। तो इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा ये बीमारी है, इसलिए उनको स्पेशल नाम दे दिया गया है कुबड़ पट्टी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी WHO के अनुसार पेयजल में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा खालिस्तान मिलीग्राम प्रति लीटर निर्धारित की गई है। तो कितनी? 45 मिलीग्राम प्रति लीटर निर्धारित की गई है। पर्यावरण प्रदूषण प्रमुख रूप से प्रकृतिजन्य एवं खालिस्तान कारणों से होता है, प्राकृतिक से और मानवजन्य कारणों से, ठीक है। तो देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र सबको पता होगा, C6H12O6, ठीक है। फिर देखिए, गाय के दूध में पीलापन खालिस्तान की मात्रा के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। तो ये थे आपके, क्या थे यहाँ पर आपके फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। फिर देखिए, यहाँ पर हैं कुछ एक शब्द वाले या फिर बात करें 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर। भास्मिक आग्नेय चट्टानों में सिलिका की प्रतिशत कितनी होती है? तो ये होती है 45 से 55% होती है। देखिए, मृदा कोलोइड किसे कहते हैं? मृदा में जो मृदा के कण जब हैं कोलोइड आकार के हो जाते हैं तो उसको मृदा कोलोइड कह देते हैं। बाकी देखिए, ये डेफिनेशंस हैं, एक बार आप ज़रूर देख के जाइएगा इन डेफिनेशंस को, इनमें से कोई भी रिपीट हो सकती है। भस्म संतृप्त मृदा से क्या तात्पर्य है ना। भस्म संतृप्त मृदा से जैसे मतलब जो मिट्टी होती है उसमें अगर और जो आप जो पोषक तत्व नहीं मिला सकते तो अब वो सेचुरेट हो चुकी है। कैसे हो सकती है? सेचुरेट या संतृप्त है। मृदा अम्लता के प्रकार लिखिए। जो मृदा है उसकी अम्लता कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं जनरली। कौन कौन से होते हैं? सक्रिय अम्लता, क्या है? सक्रिय अम्लता। और दूसरा प्रकार देखिए क्या होता है? विनिमय अम्लता। क्या है? विनिमय अम्लता, ठीक है। फिर देखिए, पौधों में पोटेशियम पोषक तत्व का कोई एक कार्य लिखिए। पौधों में किसका कार्य पूछा गया है? पोटेशियम पोषक तत्व का कार्य है। तो इसका मुख्य जो कार्य होता है रंध्रों को खोलने और बंद करने में। किनमें? रंध्रों को खोलने व बंद करने में होता है, ठीक है भाई, इस तरह से। फिर देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है कि बच्चों में क्या हो जाता है, जो ब्लड होता है स्पेशली उसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है इसमें ब्लड में, याद रखिएगा, नाइट्रेट की
अधिकता, अधिकता से बच्चों में जो रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये ब्लड में बढ़ जाती है, याद रखिएगा, इसकी नाइट्रेट की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है और ये बच्चे ज़्यादा जी भी नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर देखिए ग्लाइसिन अमीन को संक्षिप्त नाम क्या है, तो इसको हम GLY से लिखते हैं। ठीक है भाई, ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर वगैरह भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना। जनरली सबसे सिंपल अमीनो अम्ल है, आई थिंक ये इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी होती है ग्लाइसिन की, NH2। ठीक है भाई। अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर आपको पता होनी जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में इस बार अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर आ सकती है। तो देखिए जनरली जो अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है। यहाँ पर मान लो कोई R है, ये COOH है और यहाँ पर ये NH2 है। याद रखिएगा ये है एमिनो समूह, है ना। ये हो जाता है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा। ये एल्किल समूह और ये हाइड्रोजन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक समूह जो अम्लीय है और अमीनो समूह कैसा है, क्षारीय है। तो अमीनो अम्ल की ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि जो टोटल अमीनो अम्ल है वो 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं आवश्यक होते हैं और 10 जो होते हैं अनावश्यक। 10 होते हैं अनावश्यक, है ना, और 10 कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये पूछा गया है कि जो दूध है उसका कोई एक भौतिक गुण यहाँ पर लिखना था। दूध का जो pH यहाँ पर हम बता देते हैं। दूध का pH जो होता है 6.4 से 6.7 होता है ना। दूध का ये pH है, हल्का अम्लीय है, हालांकि इसमें लैक्टोज शर्करा है ना। कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा दूध के अंदर होती है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी तो होता ही है। कैसीन प्रोटीन हमको देखने को मिलता है दूध में, कौन सा प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन, विटामिन A, इस तरह के तत्व इसमें मौजूद हैं। कैल्शियम है ना, कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्ट है वो मौजूद होते हैं। तो ये थे आपके वन वर्ड वाले आंसर्स। बाकी ये है आपका लघुत्रात्मक वाले, एक बार देख लीजिएगा। मृदा निर्माण करने वाले कारकों का नामांकित चित्र बनाना है आपको, देख लीजिएगा। जीवांश पदार्थों को विच्छेदन प्रभावित करने वाले 3 कारकों को संक्षेप में वर्णन करिए। मृदा में ह्यूमस के कोई 3 महत्व लिखिए, है ना। ह्यूमस कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताना है। और तो 3 मुख्य इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। ह्यूमस आप भी जानते हो, पोषक पदार्थ जब मृदा में ज़्यादा होते हैं तो उसको हम ह्यूमस कैटेगरी में रख देते हैं। धनायन विनिमय क्षमता एवं मृदा उर्वरता से संबंध को समझाइए। मृदा पीएच का पौधों में पोषक तत्वों की प्राप्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो मृदा की पीएच है वो याद रखिएगा, है ना। ज़्यादा अम्लीय भी ना हो, ज़्यादा क्षारीय भी ना हो, ज़्यादा सॉल्टी भी ना हो, थोड़ा यहाँ पर नॉर्मल ही होना चाहिए मृदा पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषक तत्व जो हैं पीएच पर काफ़ी डिपेंड करते हैं। मृदा अम्लता का पौधों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव को समझाइए। अप्रत्यक्ष मतलब मृदा में का पीएच अगर कम हो गया, मृदा यानी कि अम्लीय हो गई, तो उस पर जो पौधों पर उस पर का इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, ये आपको बताना है। पौधों में फास्फोरिक कमी से कोई 3 लक्षण बताइए। फास्फोरस जो है इसकी कमी होगी, फास्फोरस कमी हो गई तो पौधों में एटीपी नहीं बन पाएगा, तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे, है ना। ये आप अच्छे से जानते हो। साथ भी मतलब फास्फोरस काम क्या आता है, एटीपी के निर्माण में काम आता है ना। उसके बाद बात करते हैं फास्फोरस डीएनए के निर्माण में भी काम आता है। अब एटीपी और डीएनए कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम कह सकते हैं नई कलिकाएं नहीं बन पाएंगी, है ना। नई जो वृद्धि है, वृद्धि रुक जाएगी। वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक उर्वरकों द्वारा होने वाले प्रदूषण को चाहिए। अगर मतलब रासायनिक उर्वरक आप बढ़ाओगे तो आप जानते हो जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाएगी मृदा की, और वो ज़्यादा लवणीय हो जाएगी, जिससे क्या होगा, पौधे का ख़त्म होना यानी कि वो उसका नष्ट होने का ज़्यादा चांस है। वायु प्रदूषण के कोई 3 स्रोतों का वर्णन करें। तो वायु प्रदूषण किस तरह से, डीजे वगैरह से, बड़े बड़े वाहनों से, इनसे किस तरह से होता है। खाद्य रंग किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग। व्हाट इज एडिबल कलर, है ना, राइट, 2 यूजेज ऑफ इट। जैविक खाद्यों का मृदा के जैविक गुणों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए, है ना। तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि जो ऑर्गेनिक खाद है उसकी मृदा पर क्या प्रभाव पड़ते हैं वो बताना है। दूध के निर्जन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए।
फिर है आपका ये दीर्घ वाले, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब क्यों है, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 मार्क्स के रहेंगे और सभी में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी अथवा मिलने वाला है। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसमें आपको अथवा में देखने को मिलेगा और अथवा में देखने को मिलेगा तो आप यहाँ से अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। कोई एक करना है, जैसे क्षारीय मृदा के सुधार हेतु गंधक के उपयोग के बारे में बताना है और क्षारीय मृदा के सुधार हेतु जिप्सम के उपयोग के बारे में आपको डिटेल से बताना है। फिर देखिए एंजाइम क्या है, इनके वर्गीकरण को समझाना है। एंजाइम क्या उत्प्रेरक होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम, उत्प्रेरक होते हैं और कितनी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, वो आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसके 2 मुख्य वर्गों का वर्णन कीजिए, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है ये बताना है, उसके 2 मुख्य, वैसे 3 मुख्य वर्ग होते हैं, 3 क्या होते हैं, एक होते हैं यहाँ पर मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, है ना, मोनोसेकेराइड होता है, एक क्या होता है डाइसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है ना, और एक क्या होता है पॉलीसेकेराइड होता है। तो 2 के बारे में बताना है आपको, बता दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, दूध के पाश्चुरीकरण की कम ताप पर अधिक समय विधि का वर्णन कीजिए। पाश्चुराइजेशन बताना है आपको, दूध के पाश्चुरीकरण करनी उच्च ताप पर अल्प समय विधि का वर्णन कीजिए। और ये है आपके निबंध के क्वेश्चन, ये भी 3 हैं, 4-4 मार्क्स के हैं। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का संगठन कोई 2 गुण मृदा में अभिकृत फसलों पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। या फिर सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का संगठन कोई 2 गुण मृदा में अभिक्रिया फसलों पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट बनाने की नॉडेप विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये था आपका 2024 का कृषि एग्रीकल्चर या फिर कहें कृषि रसायन का पेपर, ठीक है। तो ये पेपर कैसा है आप सभी ने देख लिया। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आज देखिए जो तारीख है आपकी, ये 19 मार्च है, क्या है 19 मार्च हो चुकी है और आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन सी तारीख को है, 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, मतलब आपके पास 20 और 21 2 दिन है। अब इन 20-21 2 दिन में आपसे मैं ये कहता हूँ, आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ, है ना, अब माना ना मानना आपके ऊपर है, कि 2 दिन आपके इसके बारे में बाद बच रहे हैं। तो अभी तक जो आपने पढ़ लिया बहुत बढ़िया, है ना। अब क्या करना है, इस पेपर को देखने के बाद, स्पेशली मैं बड़े क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूँ, छोटे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बड़े क्वेश्चन जो इस पेपर में आ चुके हैं इनको अब आप मत पढ़िएगा। अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो और कम समय में, मान लो अब अच्छे मार्क्स चाहते हो, जिनकी तैयारी हो तो पढ़ सकते हैं ना, बाकी इन क्वेश्चंस को ड्रॉप कीजिए, इनको छोड़िए, क्योंकि ये रिपीट नहीं होंगे बड़े क्वेश्चन। खासकर बड़े क्वेश्चन से मेरा मतलब है निबंधात्मक वाले क्वेश्चन और ये दीर्घात्मक वाले क्वेश्चन स्पेशली याद रखिएगा। और साथ ही इनमें जो ये 1.5 नंबर के वाले क्वेश्चन हैं, यानी जो ये लघुत्रात्मक वाले क्वेश्चन भी है, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो खंड ब के बारे में बात कहूँ मैं, है ना, खंड ब, खंड से और खंड द, ये तीनों के क्वेश्चंस को अब आप याद मत कीजिएगा, इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको छोड़ दीजिएगा, है ना। ये अब आपके एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले हैं, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, खासकर बड़े क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन चेंज होकर ही आते हैं। बाकी आप जो छोटे क्वेश्चन हैं उसको याद कर सकते हो, वो रिपीट हो सकते हैं, अगर या फिर किसी तरह से घूम कर आ सकते हैं, वही मिल सकते हैं, ये नहीं मिलेंगे, इसकी आपको 100% गारंटी देता हूँ। वैसे मैं बाकी 99 भी हो सकती है ना, कुछ एग्ज़ाम को कुछ कह नहीं सकते कि कुछ कर दे, बाकी जनरली जो एग्ज़ाम्स में होता है उनके अकॉर्डिंग तो रिपीट नहीं होगा, फिर भी एक आपके ऊपर है ना, ये देख लीजिएगा। तो इस तरह से तैयारी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, मतलब आपके काम की ही चीज़ें होती हैं ना, आपके 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 भाइयों के, आपके दोस्तों के लिए बेनिफिट है ना, और हमको भी बेनिफिट है, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।